सुख दातिया मैं गल बिच गए हो मिलाए जियो सब सृष्टि सिरे दिन रात जियो देखन सुनो अरदास जियो सब सृष्टि सिरे दिन रात जियो देखन सुनो अरदास जियो ठोक बजाए सब डिठिया तुसिया पहले अण छड़ाए जियो ठोक बजाए सब डिठिया तुसिया पहले अण छड़ाए जियो तुसिया पहले अण छड़ाए जियो देहो दरस सुख दातिया मैं गल। यहाँ वापस अपने घर जैसा लग रहा है, बहुत सुकून है, यहाँ बहुत शांति मिलती है और ऐसा कुछ अलग नहीं महसूस होता है, अपना ही लगता है सब कुछ। कितने साल हो गए यहाँ पे? मुझे लग रहा है 7-8 साल पहले मैं पहली बार आई थी, लगातार आ रही हूँ। कभी एक साल में भी बीच में जब बिजी थी तो नहीं आई थी, मैं आती रहती हूँ। और सारा मैनेज जो कैसे होता है, नेता भी करनी है, विधायक भी हो और अपनी गायकी भी नहीं छोड़ी जा रही। मन साफ रहेगा तो मैं दुनिया के सारे पहाड़ वाले काम कर लूँगी। तो मन साफ रखने के लिए मैं हमेशा जो धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ पे ज़रूर पहुँचती हूँ और अपने मतलब गीत भजन शब्द कीर्तन सब मैं गाती रहती हूँ ताकि मेरा मन क्लीन रहे हमेशा। और बहुत ज़रूरी है कि मैं बैलेंस करके चलूँ हर चीज़ों को। विधानसभा में भी बोलना पड़ता है, स्टेज पे बोलना और विधानसभा में बोलना कितना फर्क है? मैं विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाती हूँ और लोग सुनते हैं और उस पर समाधान निकलता है। अभी ही मैंने अपने विधानसभा के लिए बहुत सारी मांगे उठाई हैं। हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन के लिए स्कूल्स के चारदीवारी की मांग, या फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी यातायात व्यवस्था के लिए पिंक बस की मांग। तो ऐसे आगे भी बहुत सारी मांग उठाने वाली है। तो होता है अपने क्षेत्र में भी मैं बहुत समय बिताती हूँ, लोगों के साथ बैठती हूँ। और जब जैसे आप पहले भी भजन गायक को आना जाना पड़ता है, अब बिना सिक्योरिटी के मान लीजिए गुरुद्वारा साहब में बैठे, यहाँ ज़्यादा सुकून आता है कि वैसे वो ताम झाम वाली जिंदगी लोग काम करवाने आ रहे हैं? हर एक चीज़ का अपना महत्व है, ये सीखा है, वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं सिर्फ घर में अपने बैठ के भजन गाऊंगी लेकिन मैंने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया तो क्या मतलब ऐसे जीवन का। तो मैं अपना काम भी कर रही हूँ, अब अपने कर्म को भी निभा रही हूँ, लोगों की सेवा भी कर रही हूँ, गायन से भी और अपनी सेवा से भी। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मैंने कभी फ्यूचर नहीं सोचा और भगवान मुझे यहाँ तक ले आए हैं। आगे जहाँ मुझे जैसे ले जाया जाएगा मैं बिल्कुल हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऑपोजिशन के साथ कैसी बहस रहती है? जब मिताली तो बहुत स्वीट बोलने वाली है, ज्यादा ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती। कभी कभी हो जाता है, जब मुझे ज्यादा छेड़ देते हैं तो शायद मैं अपने शब्दों का जो चयन है, कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं नई चुनाव लड़ने के लिए गई थी तो मुझे बहुत उकसाया जा रहा था, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था और मुझसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जो दिग्गज नेताओं से भी नहीं पूछे जाते। तो मतलब मुझे जानबूझ के ऐसा मुझे फील हुआ कि सब मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो उस समय मैं थोड़ी विचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ते जा रहा है तो मैं सेटल हो रही हूँ और सीख रही हूँ कि अब ये तो चलते ही रहेगा, तो हर चीज पर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जो एक शायर होता है, गायक होता है, वो बहुत दिल का सॉफ्ट होता है। जब ये लोग अपोजिशन वाले आप पर कोई उंगली खड़ी करते हैं तो क्या मन पे आता है? अब नहीं आता मन पे। अब मुझे ये समझ चुकी हूँ कि उनका काम अपोजिशन में रह के यही होता है कि वो मुझ पर उंगली उठाएं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को चेक करने के लिए लोग हमेशा बैठे रहते हैं। तो जो सत्ता पक्ष में है हमको चेक करने के लिए विपक्ष लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनका जो, तो हमको देखना है कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। और आपके भजन की बात की जाए तो कैसे फिर टाइम मैनेज होता है? सुबह के कुछ घंटे मेरे पास रहते हैं, रात के कुछ घंटे मेरे पास रहते हैं, तो मैनेज हो जाता है। तो ऐसे जब दूर दरार आना पड़ता है, जैसे बिहार से पंजाब आना, तो फिर वो कैसे? अब विधानसभा में 2 दिन की छुट्टी थी
तो छुट्टी में मेरा आना जाना हो जाएगा। कल मैं सुबह 9 बजे पटना लैंड करूंगी और सीधे विधानसभा घुसूंगी। मेरा प्रश्न रेडी है। अच्छा, और क्या हाँ, प्रश्न पूछने वाले हो जाके ये बता दीजिए फिर। अब मुझे लोगों ने बोला कि आगे की फ्यूचर की बातें नहीं बतानी चाहिए और इसमें मुझे काफी ट्रोल भी किया गया था। जब मुझसे मेरा एक समय था कि मुझसे मेरा ब्लूप्रिंट पूछा गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने आगे जो मैं काम करने वाली हूँ मुझे नहीं बताना है। अभी भी मैं वही सोचती हूँ, मैं क्या प्रश्न उठाऊंगी अभी नहीं, सीधे सदन में उठाऊंगी, तो आप लोग सुनिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਆ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ 26ਵਾਂ ਆਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ 8 ਦਿਨ ਵੀ, ਇਸ ਵਾਰ 8 ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 12 14 15 ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਰਲਡ ਨੋਨ, ਵਰਲਡ ਫੇਮ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇਪਰੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ